हेलो डी स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन चैनल डेगाना ऑनलाइन स्टडी। जहाँ पर बच्चों आज हम बात कर रहे हैं हमारे पास में जो 11th का फोर्थ चैप्टर है, इसका नाम है गति का नियम, उसके बारे में। तो कंप्लीट डिस्कस उसके बारे में करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर आज हम 11th के जो फाउंडेशन लेवल का या फिर IIT JEE लेवल का जो मटेरियल है, तो उस मटेरियल को भी साथ साथ में ध्यान में रखेंगे। मतलब मेरा ये प्रोसेस रहता है कि मैं ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों को मैं बहुत जो सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो अदरवाइज फाउंडेशन चीज़ है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ। तो बच्चों चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक के बारे में सिंपल चीज़ है, जैसे कि गति का नियम चैप्टर है, तो ऑब्वियसली बात करेंगे गति के बारे में कि गति किस प्रकार से होती है, गति उत्पन्न कैसे होती है, और गतियों की कंडीशन जो है वो हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। नॉर्मली हम डेली लाइफ में मतलब चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आपने कहीं पे देखा होगा कि या फिर आपने खुद ने राइडिंग की होगी घोड़े के ऊपर या हॉर्स के ऊपर। तो राइडिंग के कंडीशन में क्या होता है कि जैसे आप लोग अगर बैठे रहते हो घोड़े पर, तो आपके बॉडी का जो हिस्सा है वो घोड़े पर मतलब उसकी पीठ पर टिका रहता है। तो एकदम से जब हॉर्स चलना स्टार्ट करता है, तब हॉर्स के चलने से या फिर घोड़े के चलने से क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो ऊपरी पार्ट है, यानी कि जो सर वगैरह है, तो वो उसमें कंडीशन होती है आगे पीछे की। ठीक है, मतलब अगर जो हिस्सा आपकी जो बॉडी है वो हॉर्स पर जमी हुई है या फिर टिकी हुई है, तो जब वो पार्ट निचला पार्ट आगे की तरफ जाता है, तब ऊपर वाला पार्ट है वो बैकवर्ड की ओर झुक जाता है। ये हल्का सा हमें महसूस होता है। या फिर आप लोगों को पता है कि जैसे अगर कोई आदमी है बस के अंदर खड़ा है और बस जब चालू होती है या फिर जो रवाना होती है, तो रवाना होने में क्या कंडीशन होती है, क्या घटना घटित होती है कि जैसे ही बस आगे की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो बस के चलने पर जो आदमी खड़ा है उसकी बॉडी में हल्की सी प्रोसेस या फिर जो घटना महसूस होती है कि उसकी बॉडी पीछे की ओर झुक जाती है, और वापस जब स्टार्ट होकर वापस रुकती है तब आगे की ओर झुकती है। तो ये घटनाएं हैं जिन्हें हम जड़त्व के द्वारा समझते हैं। इन घटनाओं को हम जड़त्व के द्वारा समझते हैं। जड़त्व का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से है, जैसे जड़त्व, और इसे कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। मेन पॉइंट है, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर घटनाएं घटती है। जैसे कि बंदूक के अंदर से अगर गोली जाती है, तो जैसे कि कोई भी आदमी बंदूक चलाता है, जो अगर ट्रिगर दबाता है बंदूक का, तो ट्रिगर दबाने के बाद में क्या होता है कि जैसे गोली जाती है, तो हल्का सा गोली के आगे जाने के फोर्स में, आगे जाने की कंडीशन में, आगे जाने के मोशन में जो बंदूक होती है पर्सन के हाथ में, आदमी के हाथ में, तो हाथ हल्का सा महसूस करता है बैकवर्ड की तरफ। ठीक है ना, चाहे आप छोटी सी बंदूक में देख लो, चाहे बड़ी वाली बंदूक में देख लो, ये घटनाएं होती है जड़त्व के अंदर। अब एक चीज इंपॉर्टेंट आपके पास में ये है कि जड़त्व के अंदर चीज जो होती है वो किसी न किसी बल के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, बल और जड़त्व और गति तीनों का एक कंबाइंड रूप से रूल है, तीनों का एक कंबाइंड रूप से आप कह सकते हो कि संगठन है। अगर इनमें से एक चीज भी इधर उधर हो जाए तो जड़त्व के बनने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात कर रहे हैं जैसे जड़त्व के बारे में, बल के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग न्यूटन की गति के नियम के बारे में। न्यूटन की गति के नियम, जो 3 नियम हैं आपके, उन नियमों के बारे में, संवेग के बारे में, आवेग के बारे में, परिवर्ती द्रव्यमान निकाय, परिवर्ती द्रव्यमान निकाय, जेट सिद्धांत। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। मोस्टली चीज़ें, जैसे कि एक और आपकी है लिफ्ट की गति। लिफ्ट की गति यानी कि मान लो अगर कोई लिफ्ट है, अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ आ रही है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ आ रही है,
तो उस लिफ्ट के अंदर कोई आदमी माना कि हमारे पास में बैठा है, तो उस आदमी के अंदर टाइम में चेंजिंग, एक्सेलरेशन में चेंजिंग और उसके वेट में चेंजिंग कितना होता है, तो उन चीज़ों को हम मेजर करेंगे। मोस्टली फाउंडेशन की चीज़ है, ध्यान में रखनी है आपको। IIT JEE के कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगी। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं टॉपिक पर, जो आज का हमारा टॉपिक है। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिख दिया है बल, तो बल के बारे में बात करेंगे। और बल के बारे में आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा ही है कि बल कहते किसे हैं, बल कहते किसे हैं। तो हमें पता है कि जैसे किसी वस्तु को धक्का देना या फिर खींचना, धक्का देना या फिर खींचना, ताकि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, या ये जो घटना है वो कहलाती है बल, फोर्स। ठीक है बच्चों, यानी किसी वस्तु को धक्का देना या फिर खींचना बल कहलाता है। अब एक चीज़ आप लोग ये भी समझ सकते हो कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन, या फिर आप कह सकते हो कि द्रव्यमान जो है वो त्वरण को ग्रहण कर लेता है, यानी कि कुछ आगे की ओर गति करने लगता है या फिर कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है, बल कहलाती है। और जो विस्थापन हुआ है उस द्रव्यमान में, वो किस कारण से हुआ है, बल के कारण से हुआ है। जैसे कि ये आपके पास में कोई एक वस्तु है, m द्रव्यमान की एक वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है। पहले तो इस पर बल लग रहा है 0। अब कुछ कंडीशन के बाद में, कुछ दूरी के बाद में, या फिर एक अगली जो कंडीशन है उसके अंदर ये घटना घटित हो रही है कि इस वस्तु को अगर d दूरी तक विस्थापित कर दिया जाए, d दूरी तक विस्थापित कर दिया जाए, जिससे कि यह वस्तु एक्सेलरेशन a को ग्रहण कर ले, तो वस्तु का जो बल हो जाएगा वो जाएगा आपके पास में F बराबर ma के रूप में। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन है। अब मान लो अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए कि कोई 1 किलोग्राम की वस्तु है, 1 किलोग्राम की वस्तु है, और उस 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 किलोग्राम की वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं, तो वस्तु जो होती है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति को ग्रहण कर लेती है। तो टोटल बल कितना होगा, तो F बराबर m गुणा a, m का मान कितना है 1 और 1, तो F बराबर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो इतना बल जो है वो वस्तु महसूस करेगी। ये आपके पास में चीज़ है वो कैलकुलेट होती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में जो अगले वाला टॉपिक है जड़त्व के बारे में, कि जड़त्व क्या है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है ये, तो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ी है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व जो चीज़ है वो एक्चुअल में मैंने बता दिया आपको कि आप देखो चीज़ को फील करो, चीज़ को फील करो। मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आप कैच करने का ध्यान में रखो कि सर कहना क्या चाहते हैं, और मेजर करो, महसूस करो कि हाँ हमने भी ये घटना कभी कभी महसूस की है। ठीक है बच्चों, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा से मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई घोड़ा है जिस पर एक आदमी बैठा है, तो उस आदमी के बैठने पर अगर जब घोड़ा आगे की ओर जाता है, आगे की ओर एकदम से रेस्ट से मोशन को प्राप्त कर लेता है, एकदम से रेस्ट से मोशन को प्राप्त कर लेता है, तब जो आदमी की बॉडी टिकी हुई रहती है, वो तो मतलब टिकी हुई रहने के कारण उसका जो ऊपर का पार्ट है वो बैकवर्ड की ओर उसकी बॉडी में खिंचाव महसूस होता है, या फिर ऐसी घटना महसूस होती है कि हाँ अब गिरे, और फिर एकदम से वापस जैसे जैसे घोड़ा चल रहा है वैसे वैसे जो आदमी की बॉडी है वो चलती जाती है। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल ये है ये कि कोई एक आदमी बस के अंदर बैठा है, तो उस आदमी के बस के अंदर बैठे रहने पर, या फिर बस के अंदर बैठे रहने पर, या फिर जो आदमी खड़ा है उसके खड़े होने पर क्या हो रहा है कि पहले तो बस माना कि रेस्ट में है, विराम में है, तो विराम से गति की अवस्था प्राप्त करने पर, विराम से
गति की अवस्था प्राप्त करने पर जब बस के अंदर आदमी खड़ा है, उसकी बॉडी में इधर या उधर कुछ हलचल होती है, तो ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है जड़त्व। ठीक है। बंदूक से गोली निकलती है तो गोली निकलने पर आदमी के कंधे में या फिर हाथ में जो घटना महसूस होती है कि गोली आगे तरफ जा रही है और हल्की सी जो बंदूक है वो या फिर जो हाथ है वो पीछे की तरफ धकेलता है, तो अपने आप ही ये घटना होती है, क्योंकि फोर्स के कारण से हुआ ये किस कारण से हुआ है? ये फोर्स के कारण से हुआ है, बल के कारण से हुआ है। अब आप लोगों को ये चीज ध्यान में आ रही होगी कि गति होने में बल का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं एक डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम को देखिए। तीन डायग्राम आपके पास में अवेलेबल है और तीनों डायग्राम के अंदर क्या दिया हुआ है कि जैसे कि ये कोई पिरामिड बना हुआ है, तो इस पिरामिड के ऊपर मैंने गेंद रखी है, तो इस गेंद के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि देखो ज़्यादा जो जड़त्व है या फिर ज़्यादा सरल रूप से जो गति है कण की या पार्टिकल की या फिर गेंद की, वो किस कंडीशन में हो रही है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है या फिर जो गेंद है वो अधिक मोशन को प्राप्त करेगी। रीजन ये है कि एक पर्टिकुलर हाइट से अगर किसी पार्टिकल को हम छोड़ें और वो टेंजेंटली नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस पार्टिकल जो मोशन है वो बढ़ेगा। ठीक है। तो आप कह भी सकते हो कि अगर किसी वस्तु की गति को बढ़ाना है तो उसके रूप में थीटा को बढ़ा दो, या फिर आप कह सकते हो कि थीटा समानुपाती एम, यानी कि मोशन। जितना एंगल बढ़ेगा उतनी ही गति बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब देखो यहां पर अगर पहले तो मैं इस प्रकार से करूं और 90 डिग्री की बात करें, ज्यादातर अगर एंगल हम इस प्रकार से बढ़ा देंगे 180 पर, तो 180 पर बढ़ाने पर क्या होगा, वापस वहीं सीधी रेखा के अंदर गति हो जाएगी। तो ढाल के रूप में टेंजेंट के रूप में जो गति होगी पार्टिकल की टेन थीटा के रूप में, तो टेन थीटा के रूप में जो गति होगी वो हमेशा जब एंगल का मान बढ़ेगा तो गति का मान भी बढ़ेगा। अगर कण को यहां से धक्का दिया गेंद को तो यहां की तरफ आ रही है, तो गति में क्या हो रहा है, बढ़ा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर मैं नीचे से पार्टिकल को ऊपर ले जाऊं तो मुझे अत्यधिक बल की आवश्यकता होगी, और एक तरह से कह सकते हो कि ये असंभव कार्य है। ठीक है ना, असंभव कार्य के रूप में आप इसे काउंट कर सकते हो। ठीक, ये कंडीशन हो गई। और थर्ड कंडीशन में बात करते हैं, जैसे कि अगर पार्टिकल को फोर्स लगाएं तो फोर्स के दौरान कुछ दूरी पर जाकर के वो पार्टिकल वापस से रुक जाएगा, इसके जितनी मोशन को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा फोर्स लगाया तो कुछ तो ढलान के रूप में, कुछ तो क्या हुआ कि जैसे जो स्थिति है उसको प्राप्त कर लिया, और कुछ खुद का जो भार है उसके साथ नीचे की तरफ आ रहा है। देखो कुछ तो ग्रेविटी काम कर रही है, नीचे की तरफ बुला रही है, आकर्षित कर रही है, और कुछ खुद का जो भार है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, और कुछ
ये शेप ही ऐसी नीचे की प्रोसेस की जिस कारण से गति जो है वो आसानी से हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ गति के नियम है और कंडीशन को हम समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से हो रहा है। तो बाह्य बल की आवश्यकता होती है, ये तो हमें पता चल गया। बिना किसी फोर्स के, आउटर फोर्स के गेंद जो है वो गति नहीं कर पाती। ठीक है बच्चों, ये सेम प्रोसेस है। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, देखो ऐसे कार्य है लेकिन फोर्स लगाएंगे तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा गति को प्राप्त कर लेगा। फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे तो गति को प्राप्त करेगा बस, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो पड़ा है बस रेस्ट में जैसे है वैसे ही। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। तो आप लोग कह सकते हो कि जड़त्व के बारे में कि जड़त्व एक्चुअल में है क्या। तो जड़त्व जो होता है वो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व जो होता है वो तो जैसे कि अगर हम बात करें जड़त्व के बारे में, जड़त्व एक्चुअल में है क्या, तो जड़त्व हमारे पास जो थ्योरी है वो इस प्रकार से है कि जड़त्व वस्तु की अवस्था या स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, और ये एक तुलनात्मक गुण है। तुलनात्मक गुण किसके बीच में है? तुलनात्मक गुण है एक तो वस्तु के द्रव्यमान के और जड़त्व के बीच में। यानी कि वस्तु का जड़त्व उस टाइम ज़्यादा होगा जिस टाइम वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है। अगर द्रव्यमान इंक्रीज करता है या फिर घटता है तो उसके रेस्पेक्ट में जड़त्व भी इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो ये तो बात होगी जड़त्व की। ठीक है, वापस बता देता हूँ मैं कि जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है कि आदमी कोई बैठा है घोड़े के ऊपर और घोड़ा अगर स्पीड में है तो उसका एकदम से स्पीड को रेस्ट से मोशन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है वो। तो उस कंडीशन में आदमी जो घोड़े के ऊपर बैठा है उसके अपर वाले पार्ट में कुछ ना कुछ हलचल होगी। वो हलचल होती है जड़त्व के कारण से। ठीक है, क्योंकि एकदम से जो घोड़ा है वो बल को प्राप्त कर लेता है और बल को प्राप्त करने के कारण से गति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि आदमी कोई खड़ा है या फिर बैठा है बस के सीट के ऊपर। तो जब बस रेस्ट से मोशन की तरफ कन्वर्ट होती है या फिर कन्वर्जन होता है उसका, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु जो आदमी है उसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हलचल उत्पन्न होती है। वो भी जड़त्व का ही उदाहरण है। ठीक है बच्चों, ये तो गई यहाँ तक की बातें। अब हम बात करेंगे जड़त्व के टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार का जड़त्व होता है। तो जड़त्व मोस्टली होता है 3 प्रकार का। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, 3 प्रकार का जड़त्व किस प्रकार से होता है? एक तो हमारे पास में जड़त्व जो है वो है विराम जड़त्व। विराम जड़त्व। सेकंड है गतिशील जड़त्व। थर्ड है दिशात्मक जड़त्व। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग इसी के अलग थ्योरी लिख लेते हैं कि थ्योरी एक्चुअल में है क्या। तो हम बात करते हैं जैसे कि विराम जड़त्व जो है वो अब किस प्रकार से है कि वस्तु के गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में आने का विरोध। गतिशील जो जड़त्व है उसके अंदर क्या है कि वस्तु के विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में आने का विरोध। दिशा में परिवर्तन।
तीन चीजें जड़त्व के बारे में, तीन चीज के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ऊपर वाली जो दो चीजें वो एक दूसरे से अपोजिट है, बस थोड़ी सी। किस प्रकार से, जैसे कि विराम जड़त्व के बारे में बात करते हैं कि अगर जड़त्व रुकता है तो रुकने वाले जड़त्व के बारे में हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि पहले जो जड़त्व था तो वो कुछ ना कुछ कंडीशन में गतिशील अवस्था में था, तो गतिशील अवस्था में रुकने की कंडीशन में अगर उसको आना है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके लिए भी वो रुकने के प्रोसेस में जो डिपेंडिंग चीज रहेगी वो आपकी रहेगी फोर्स। ठीक है, बल आपके इंपॉर्टेंट रहेगा इस कंडीशन में। और बल इंपॉर्टेंट रहेगा किस कंडीशन में कि वस्तु अगर गतिशील जड़त्व को प्राप्त कर रही है तो उसके लिए वस्तु पहले तो विराम अवस्था में होती है, और फिर जैसे मैंने बोला था आपको कि घोड़ा जो है वो पहले विराम अवस्था में था और वापस एकदम से दौड़ना प्रारंभ कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ है कि कुछ ना कुछ फोर्स को उसने प्राप्त किया, कुछ ना कुछ बल को प्राप्त किया, तभी उसके अंदर जो विराम अवस्था से गतिशील अवस्था की तरफ उसकी स्थिति है वो बनी है। ठीक है, और फिर बात करते हैं वस्तु के ऊपर बाह्य बल के कारण दिशा में परिवर्तन। कैसे दिशा में परिवर्तन? इस प्रकार से होता है कि जैसे हम किसी सड़क पर कार को चला रहे हैं, किसी गाड़ी को चला रहे हैं, तो गाड़ी को चलाने पर क्या होता है कि माना कि कोई मुड़ाव है एकदम से, तो मुड़ाव के अंदर हम क्या करते हैं कि ब्रेक लगाते हैं गाड़ी पर और स्टीयरिंग पर फोर्स लगाते हैं, स्टीयरिंग के द्वारा फोर्स लगाते हैं, स्टीयरिंग के द्वारा फोर्स लगाते हैं सड़क गाड़ी के टायरों पर, और टायर क्या कर लेते हैं कि अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं। किस प्रकार से कि पहले तो स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड हो रहे थे और बाद में टर्न कर लिया, तो बल लगाने पर उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, तो मेन चीज आपके पास में ये हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास में समय के बारे में, समय एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अब जड़त्व के अंदर आपको ध्यान रखना है कि देखो वस्तु के रुकने में, वस्तु के गति करने में, वस्तु के दिशा परिवर्तन में आपको मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जड़त्व का यूज तो होगा, सॉरी बल का यूज तो होगा ही होगा। बल के बिना जड़त्व पॉसिबल ही नहीं है, आप तो एक तरह से ये कह सकते हो। बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जड़त्व को कारगर बनाने में या जड़त्व लागू होने में। ठीक है बच्चों, तो डिपेंडेंट है फुली। अब बात करते हैं समय के बारे में। समय किसे कहते हैं? तो आप लोग कह सकते हो कि संवेग जो होता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि P बराबर m डॉट v। ठीक है, ये इसका सूत्र है। तो ये आपको देखना है ध्यान में कि वस्तु जो होती है वो अगर वेलोसिटी को प्राप्त किए वो होती है, वेलोसिटी को प्राप्त किए होती है, तो ये आपके पास में जो घटना है वो समय कहलाएगी। ठीक है बच्चों, और ये एक तरह की सदिश राशि होती है। और इसका जो मात्रक है वो जाएगा आपके पास में, देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, विमा हो जाएगी इसकी m1 L1 T-1 के रूप में। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि इसके पास में जो द्रव्यमान, संवेग और वेग के अंदर जो कंडीशन है उसके बारे में, कि संवेग, द्रव्यमान और वेग जो होता है वो एक दूसरे पर निर्भर किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं।
कि वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि जितना m1/m2 होगा उतना ही p1/p2 हो जाएगा। और वही कंडीशन वापस वेग के अकॉर्डिंग भी है कि वेग में परिवर्तन भी द्रव्यमान परिवर्तन के बराबर होगा। तो ये चीज़ है आपके पास में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में जो आवेग के बारे में, संवेग संरक्षण सिद्धांत के बारे में, परिवर्तित द्रव्यमान निकाय के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं आगे हमारे जो प्यारे से टॉपिक्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई यहाँ तक कि अगर वस्तु का द्रव्यमान बराबर है उसके संवेग के, तो दो वस्तु हैं तो दो वस्तुओं का जो अनुपात होगा उसका द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो संवेग अनुपात के बराबर इस प्रकार से होगा। और अगर दो वस्तुएं बराबर है उसके वेग के, तो दोनों वस्तुओं के वेग का अनुपात द्रव्यमान के अनुपात के बराबर इस प्रकार से होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास में जो आवेग होता है, इम्पल्स, उसके बारे में कि आवेग कितने किस्से हैं और इसका सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, राशि किस प्रकार से ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट है हमारा आवेग। जिसे कहते हैं इंग्लिश में इम्पल्स। तो आवेग के बारे में हम लोग लिखेंगे कि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेग बाह्य बल के प्रभाव से, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेग बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अतः बल तथा संवेग का गुणनफल आवेग को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप लोग कह सकते हो कि I बराबर F इंटू पी, भी कह सकते हो और P की जगह पे आप T भी काम में ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मली आप लोग समझ सकते हो कि इसका जो मात्रक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, न्यूटन इंटू P का वापस P बराबर mv, तो kg मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। और आगे राशि ये किस प्रकार राशि, सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो मतलब नॉर्मली आप कह सकते हो कि जो आवेग होता है वो भी एक तरह से बाह्य बल के कारण से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि वस्तु जो होगी उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा जो कि आपके पास में संवेग के अंदर उपस्थित है। अब यहाँ से अगर हमें संवेग बोल दे इस प्रकार से कि संवेग, बल और आवेग में से आपको बल प्राप्त करना है, तो आप लोग किस प्रकार से प्राप्त करोगे, तो F का मान हो जाएगा I/P के रूप में, यानी कि आवेग अपॉन संवेग के रूप में। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, आवेग के अंदर, कि बल तथा संवेग का क्षेत्रफल या संवेग के बीच का जो ग्राफ है, जो ग्राफ हम बनाएंगे संवेग के मध्य ग्राफ ये क्षेत्रफल
आवेग को दर्शाता है, आवेग को दर्शाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर ग्राफिकल पोर्शन के बारे में पूछ ले तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ये माना कि हमारे पास में कोई एक ग्राफ हम बना रहे हैं, आप यहाँ पर पी भी मान सकते हो और टी भी मान सकते हो। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, उस स्ट्रेट लाइन के अंदर ये जो एरिया है वो एरिया आपके पास में इम्पल्स को इंडिकेट करेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो होप कि आप लोगों को आसानी समझ में आए। कंप्लीट चीज़ आप लोग अगर कैलकुलेशन बाद में देखोगे तो मैं इसका एक क्वेश्चन भी दे दूंगा बाद लास्ट में कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास में जो हेडिंग पॉइंट है न्यूटन की गति के नियम के बारे में। 3 नियम होते हैं न्यूटन की गति के, उन नियमों के बारे में बात करेंगे। तो तीनों जो नियम है वो अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। जैसे कि फर्स्ट जो आपके पास में नियम है वो एक तरह से जड़त्व का नियम भी कहलाता है। सेकंड जो नियम है वो संवेग परिवर्तन का नियम कहलाता है। और थर्ड जो नियम है तीसरा आपके पास में वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। देखो अलग अलग पोर्शन है न्यूटन की गति के जड़त्व के रूप में या फिर हम गति के नॉर्मल रूप में लें तो वो भी 3 अलग नियम है। और अगर हमें कैलकुलेशन करनी है न्यूटन की गति के नियमों के अकॉर्डिंग या फिर आप कह सकते हो कि न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में जो न्यूटन गति के नियम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जैसे कि एक में v इजिकल टू यू प्लस एटी, एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, जो कि दूरी निकालने का सूत्र है, एस का मान जो है आपके पास में। और थर्ड जो नियम आपके पास में वो है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये कंप्लीट जो पोर्शन आपके पास में आया है वो पोर्शन इस प्रकार से है कि उसमें गति जो होती है किसी व्हीकल की, उस गति के अंदर प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ये सारी चीज़ें दी हुई होती है। और उनके अकॉर्डिंग हमें उसके त्वरण को निकालना होता है, टाइम को निकालना होता है कि किसी कोई व्हीकल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको कितना टाइम पीरियड लगता है, वो चीज़ें दी होती है। तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन में अलग सिस्टम है और ये हम थ्योरेटिकल चीज़ में देखेंगे, ये नियम इसका अलग है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट जो नियम होता है न्यूटन का, न्यूटन्स लॉ आपको पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ। और इसके अंदर जो फर्स्ट नियम है या प्रथम नियम है जड़त्व का नियम जिसे हम कहते हैं। देखिए बच्चों, जो गैलीली के थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में मैंने आप लोगों को डायग्राम बताया था कि ढलान के रूप में अगर हम बात करें तो कोई वस्तु अगर ढलान के रूप में आ रही है, नीचे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो मतलब नीचे चली जाएगी, और वापस ढलान से हाइट पर ले जाना है किसी गेंद को तो भी हमें मतलब अत्यधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो जाकर के मोशन को प्राप्त करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन इसमें है कि बिना किसी बाह्य बल के वस्तु की अवस्था, चाहे विराम अवस्था हो, चाहे विराम अवस्था हो, चाहे गति की अवस्था हो, और चाहे दिशात्मक कंडीशन हो, ये तीनों अगर जो कंडीशन होती है वो बिना किसी बाह्य बल के विदाउट एनी आउटर फोर्स ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर हमें ये तीनों चीजें चेंज करनी है, इनकी अवस्था के अंदर परिवर्तन करना है, तो हमें एक्सेट्रा कोई आउटर फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई बाह्य बल जो है वो लगाना पड़ेगा। इसके बिना मतलब ये गति की अवस्थाएं, ये जो है विराम अवस्था, गतिशील अवस्था और दिशात्मक अवस्था, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जो जड़त्व की कंडीशन है उनको चेंज नहीं कर सकते। तो फिक्स है, छोटे बच्चे को भी ये पता है और लो स्टैंडर्ड से भी हमें ये बात समझाई जा चुकी है कि किसी भी वस्तु को अगर हमें उसकी अवस्था में परिवर्तन करना है तो उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा ताकि वो विस्थापित हो सके। चाहे विराम अवस्था में है तो गति की अवस्था में आ जाए, गति की अवस्था में तो विराम अवस्था में आ जाए, और गतिशील अवस्था में है, दिशात्मक अवस्था के अंदर लाना है तो उसके ऊपर फोर्स लगा करके हम उसे दिशात्मक अवस्था के अंदर ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरह से आपके फर्स्ट लॉ जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं वो कंप्लीट हो गया। छोटी सी थ्योरी है, मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी बिना किसी बाह्य बल के गति की अवस्था, विराम
गतिशील तथा दिशात्मक को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अतः यदि किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करना है तो हमें बाह्य बल की आवश्यकता जरूर होगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ है, उसको अच्छे समझना है। और गैलीलियो की भी यही थ्योरी थी, जिसे यूनिवर्सल लॉ, जिसे हम न्यूटन्स लॉ कहते हैं, उसके अंदर इस नियम को ऐड कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, सेकंड लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड लॉ हमारा जो है, जिसे हम कहते हैं संवेग परिवर्तन का नियम। संवेग परिवर्तन का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग हम चीज देखेंगे कि वस्तु की, कोई वस्तु है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। किस प्रकार से? जैसे कि हमारे पास में संवेग परिवर्तन की जो दर होगी वो लगाए गए आरोपित बाह्य बल के बराबर होगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और इस बल को या फिर इस सूत्र को हम सच बल भी कहते हैं। सच बल माने ट्रू फोर्स। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संवेग परिवर्तन का नियम न्यूटन से सेकंड लॉ जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और आधारभूत बल का जो सूत्र है, आधारभूत बल का सूत्र जिसे हम कहते हैं F बराबर m है, तो उसकी जो प्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके लिए मेजर जो पॉइंट होता है वो यही है। मैं दिखाता हूं आपको किस प्रकार से होता है। तो देखिए, आधारभूत बल का सूत्र कि संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ये वैल्यू आप यहां पर रखो। तो F बराबर, जैसे कि dp अपॉन dt है, तो F बराबर P की जगह मान रख दिया d m डॉट v अपॉन dt। ठीक है, तो F बराबर, अब देखो m dv अपॉन dt। कुछ ना कुछ याद आया थर्ड चैप्टर से जो आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी है कि dv अपॉन dt वेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि F बराबर ma। ये आपके पास में आधारभूत जो बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स का वो यही होता है। किसी द्रव्यमान की वस्तु को त्वरण को प्राप्त करा दिया जाए तो उस पर आरोपित बल F कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यही आपके पास में आधारभूत बल का जो सूत्र है वो है। ठीक है, होप की समझ में आए। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स को उतार लेना। और थर्ड लॉ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे कि थर्ड लॉ जो आपको होता है, तीसरा नियम, वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि एक्शन रिएक्शन नियम। एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर न्यूटन का तीसरा नियम, तृतीय नियम। तो इस नियम के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि प्रत्येक वस्तु के अनुरूप दूसरी वस्तु पर एक क्रिया के अकॉर्डिंग विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। माना कि हमारे पास में कोई एक वस्तु है A और कोई एक वस्तु है B। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ r दूरी पर अवेलेबल है। कुछ कंडीशन इस प्रकार से, जैसे कि A जो है वो B पर बल लगा रहा है, FB है, और B जो है वो A पर बल लगा रहा है, FAB। ठीक है, ये आपके पास में मिड पॉइंट हो गया। ये दोनों जो फोर्स हैं वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं। माना कि ये कुछ हो सकते हैं, आवेश भी हो सकते हैं इस प्रकार से, या फिर कोई समान परंतु विपरीत प्रकृति की कंडीशन भी हो सकती है, विपरीत प्रकृति की चीजें हो सकती है। तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो हो जाएगा FAB बराबर माइनस FBA, समान परंतु विपरीत प्रकृति की कंडीशन, जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ये कंडीशन जेट के सिद्धांत
जेट का जो सिद्धांत होता है वो इसी नियम पर कार्य करता है। जैसे कैसे कि अगर रॉकेट कोई चलता है तो रॉकेट के चलने पर क्या होता है कि रॉकेट एक इतना फोर्स लगाता है हमारी पृथ्वी पर कि जिससे उसकी जो गैसें होती है वो इतना फोर्स लगाती है पृथ्वी पर कि वो अपनी जगह छोड़ दे, कि वो अपनी जगह छोड़ दे। तो जगह जब छोड़ेगा तो क्रिया के अकॉर्डिंग विपरीत प्रतिक्रिया होगी। यानी कि रॉकेट फोर्स लगा रहा है पृथ्वी पर कि इसको मैं दूर भेजूं, लेकिन पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े द्रव्यमान की वस्तु छोटे द्रव्यमान पर वापस फोर्स लगाएगी, तो छोटे द्रव्यमान की वस्तु को भागना पड़ेगा। तो उसी कंडीशन में रॉकेट पर जब वापस फोर्स लगता है तो उस कंडीशन में रॉकेट जो होता है वो हमारे वायुमंडल से या फिर धरती से बाहर स्पेस में चला जाता है। यही कंडीशन है और जेट का सिद्धांत है वो थर्ड नियम पर भी आधारित है। ठीक है बच्चों, होप की समझ में आए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे पास में जो परिवर्ती द्रव्यमान निकाय है उसके बारे में, आपके जेट के सिद्धांत के बारे में, लिफ्ट के बारे में। तब तक बने रहिए डेगना ऑनलाइन स्टडी चैनल के साथ में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।